जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम आए हैं, तो उस महत्वपूर्ण कार्य को हम थोड़ा आगे बढ़ाने चाहेंगे। आप आगे दो, बिल्कुल। अगर आप दादुकुम दादुकुम तो दादुकुम वार्तालाप करते हैं। काफी मैथ है अपने कम्युनिटी के लेके, अपने समाज को लेके, कि दादुकुम हम बात करते हैं राठौड़ हैं, राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में वार्तालाप करते हैं दादुकुम। बिल्कुल। बना जो ज्ञात है वो ये है, राष्ट्रकूट एम्पायर पहला उल्लेख है जहाँ राठौड़ों का। राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने चालुक्य एम्पायर जो था उसके कमांडर थे। फिर उन्होंने ओवरथ्रो किया चालुक्य एम्पायर को और अपना राज कायम किया, 6 पीढ़ी तक कायम किया। चालुक्य एम्पायर की जो सीमाएं थी उसका बहुत विस्तार किया, दक्षिण से शुरू करके मध्य भारत तक लेके आए। आज का जो मध्य प्रदेश है इससे भी ऊपर उत्तर प्रदेश तक उसकी सीमाएं आई। फिर 6 पीढ़ी राज के बाद में चालुक्याज ने वापस ओवरथ्रो किया। तो राष्ट्रकूट अपने कॉन्क्वेस्ट में देख चुके थे गंगा प्लेन्स को, ये बहुत ही सरसब्ज इलाका है, और उन्होंने उधर अपने लड़ाइयां भी शुरू कर दी थी कि प्रतिहार जो है एक वो कोशिश कर रहे थे गंगा प्लेन्स को कब्जा करने की, और बंगाल से पाल डायनेस्टी जो है वो कोशिश कर रही थी। फिर राष्ट्रकूट करीब 2 पीढ़ी लगी और प्रतिहार जो है उनको और बंगाल के पाल, इनको हरा के कन्नौज पे कब्जा किया। वो समय ऐसा था कि कुछ समय के लिए कभी पाल काबिज हो जाते थे कन्नौज पे, कभी प्रतिहारों ने भी किया, पर अंत में विजय राष्ट्रकूटों की हुई। और फिर प्रतिहार जब तिलक हुआ तो उस समय प्रतिहार उन्हें रक्षा करी उस तिलक समारोह की। राष्ट्रकूट उनका जब तिलक हुआ कन्नौज पे तो प्रतिहारों ने उस समारोह की रक्षा करी, मतलब उन्होंने प्रतिहारों ने अपना से सुप्रीम मान लिया और हट छोड़ दिया कि हम भी जो है कन्नौज के ऊपर कब्जा करेंगे। और फिर एक तरह से कहा जा सकता है कि राष्ट्रकूट इतिहास में कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है। कहीं लिखा, राष्ट्रकूटों ने ऊपर उत्तराखंड हिमालय के नीचे का क्षेत्र, उधर बंगाल, इधर राजस्थान, और नीचे दक्षिण भारत में मध्य भारत से नीचे जाते हुए महाराष्ट्र के ऊपरी रीजन तक अपना राज कायम किया। तो एक तरह से राष्ट्रकूट सम्राट हुए। सबसे बड़ा साम्राज्य, जो आखिरी बड़ा साम्राज्य अपन कह सकते हैं, वो कन्नौज रहा। कन्नौज को लेके भी बहुत भ्रांतियां फैलाई गई कि और अब वो विवादों की चीज है, उसमें ज्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं है कि हाँ। पर मेरा ये बहुत बड़ा एक भ्रम फैलाया गया, क्योंकि अगर ये भ्रम नहीं फैलाया जाता तो इतिहास बहुत अलग होता। ये राजा जयचंद्र राठौड़ को गद्दार घोषित किया इतिहासकारों ने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इतिहास देखें, अभी कुछ समय में करीबन 8-10 रिसर्चर्स हैं, उनकी रिसर्च आ भी रही है। कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स में उसके ऊपर आर्टिकल्स भी आए हैं कि जो हिस्ट्री पढ़ाई गई वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और कन्नौज राजा जयचंद्र के बाद भी 2 पीढ़ी राज किया गया। फिर सिंहाजी ने अपना पहला साम्राज्य राठौड़ राज कायम किया, खेड़ है बालोतरा के नजदीक में, वहां पे 2 पीढ़ी कन्नौज के बाद में एग्जाइल में रहे। और वहां से फिर किसी ने सलाह दी कि आप द्वारका जाइए, चिंतन मनन कीजिए, भगवान का भजन पूजन कीजिए, और वहां आपको सद्बुद्धि मिलेगी, आपको नई दिशा मिलेगी। तो जब वहां जा रहे थे तो पाली
शुरू से ही सेठाना रहा है, बिजनेस टाउन था पुराने जमाने में भी। बिल्कुल। तो पाली में छोटे छोटे कबीले थे, तो वो पाली के सेठों को बहुत परेशान किया करते थे। कभी कोई आके चौथ वसूली करता था, कभी कोई लूटपाट कर जाता था। तो जब वहां से निकल रहे थे द्वारका की तरफ, तो उस समय वहां जो कैओस था, वहां जो चारों तरफ लड़ाई झगड़ा लूटपाट था, उनको सबको ऑर्डर में लाके और छोड़ा राष्ट्रकूटों ने। तो पाली के सेठों ने रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ पे अपना राज कायम करें, हम हमारे से जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अभी तो हम द्वारका जा रहे हैं प्रभु के पास में, वापस आते हैं जब देखते हैं। फिर वहां रहे कुछ समय, फिर वापस आए तो खेड़ है बालोतरा की तरफ, वहां किया। वहीं से फिर जब द्वारका से वापस आए तभी कृष्ण जी का इष्ट हुआ। श्री कृष्ण जी का इष्ट। हाँ, तो और तो आज भी खेड़ में उस समय का स्थापित कृष्ण मंदिर है। अरे वाह। आज पूरा गढ़ के तो अवशेष भी नहीं है, लोगों ने जब कोई चीज छोड़ देते हैं तो लोग उसको खराब कर देते हैं, पर मंदिर आज भी मौजूद है खेड़ के अंदर। और वहां से फिर उन्होंने साम्राज्य स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में काफी समय मेवाड़ की कमांडर रहे, मंडोर स्थापित करने से पहले। फिर राव रणमल की हत्या हुई मेवाड़ में, क्योंकि मेवाड़ में काफी दबदबा था राव रणमल का, और ये अंदेशा हो गया था कि राव रणमल जो है मेवाड़ को ओवरथ्रो कर देंगे, और ऐसी कुछ कहानियां लोगों ने चलती थी उस समय की एक दूसरे की तरफ भड़काना करना चलता था। तो राव रणमल की जब हत्या हुई उसके बाद में राव जोधाजी को मंडोर पे जब कब्जा करने के लिए गए, तो मेवाड़ ने पहले मंडोर पे, परिहार राजपूतों का राज था मंडोर में उस समय, उस पे कब्जा कर लिया। और तो परिहारों ने राठौड़ों को दहेज में हारा हुआ किला दे दिया और कहा कि भाई अब आप हमारी मदद करो, इसको छुड़ाओ और इसको रख लो आप। तो उस समय वो युद्ध को जीता गया और मंडोर को जीता गया। फिर परिहारों के मन में भी लालच आ गया कि भाई अब कुछ तो हमें भी दे दो। तो फिर परिहारों से वापस युद्ध हुआ। फिर परिहारों से जब युद्ध हुआ तो उनको हरा के और फिर पूर्ण राज्य कायम किया। फिर उसके बाद में मंडोर से मेहरानगढ़ स्थापित किया गया और जोधपुर की स्थापना हुई। राव जोधा जी के पुत्र थे राव दूधा। राव दूधा जी को ने मेड़ता का राज दिया गया, उन्हीं के भाई थे बीका जी। जी, और राव बीका जी भी उन्हीं के भाई थे, उनको दिया गया वो उन्होंने राज कायम किया बीकानेर में, बीकानेर का दादापुर। हाँ, तो दूधा जी ने वो लड़ाका किस्म के बहुत शूरवीर योद्धा थे। इतिहास में जितनी उन्हें जगह मिलनी चाहिए थी मिल नहीं पाई उनको। उन्होंने कहा मेरे राजवाज मेरे टेस्ट का काम नहीं है, मेरा टेस्ट का काम तो तलवार है। तो वो जोधपुर बीकानेर के लिए, और अपने भाई थे उनका नाम भी सियाजी था, उनको राज संभला दिया। फिर राव सियाजी के जो वंशज हैं वो भी मेड़तिया ही कहलाते हैं। आज की तारीख में उनके जो डायरेक्ट वंशज हैं रिया करके ठिकाना है, वहां है। तो जब राव सियाजी जब देवलोक हुए तो उनके जो रानी थे वो बीकानेर चले गए। वो अपने पुत्र से नाखुश थे कि उनके राजकाज करने के तरीके से वो थोड़ा नाखुश थे। तो उन्होंने राजमाता ने दूधा जी को फिर बीकानेर बुलवाया और खुद उनका तिलक किया कि आपका राज था, आप ही संभालो, नहीं ये चला जाएगा। फिर राव दूधा जी के ही वंशजों में मीराबाई सा भक्त शिरोमणि,
भी उनके वो थे, राव वीरमदेव उनके पुत्र हुए, राव जयमल जी पौत्र थे। तो एक है दादा मीराबाई हुकुम, सा के विवाह। तो अब अगर इतना ही हो चुका है दादा हुकुम, तो जैसे अब आ गया कि अपने पूर्वज की बात करते हैं, तो दादा हुकुम आ गया, तो हम राव जयमल जी जो आप वार्तालाप कर रहे हैं, तो राव जयमल जी की क्या क्या मुख्य भूमिका रही जिससे आपके और मतलब अपने लोग जो जितने भी अपने कम्युनिटी के और अदर कम्युनिटी के लोग सीख सकते हैं दादा हुकुम? तो दादा हुकुम राव मेड़ता जयमल जी मेड़ता के में बारे में बताइए बिल्कुल, उसमें दादा हुकुम। राव जयमल जी के समय मारवाड़ के शासक थे राव मालदेव। मारवाड़ के। राव मालदेव, तो जोधपुर उस समय बहुत शक्तिशाली था। आज जो राजस्थान है उससे 4 गुना क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में था। चाहे डायरेक्ट था, चाहे चौथ वसूली करते थे, दूसरे राजा लोग रेख भरते थे सुरक्षा के लिए अपनी, तो उनका बहुत प्रभाव था। और फिर बाद में भी सबसे बड़ी लैंड एरिया देखा जाए तो सबसे बड़ी स्टेट रही मारवाड़ जोधपुर। और सबसे ज्यादा अगर किसी एक राजपूत शाखा के पास अगर शासन में एरिया रहा तो वो भी राठौड़ों के पास ही रहा। पूरा मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर में बहुत राठौड़ राज्य हैं। अब तो सब भारतवर्ष है। अब उन राज्य पर इतिहास है जो है। तो जयमल जी और मेड़ता और मारवाड़ के बीच में 22 युद्ध लड़े गए, जिसमें 2 अबैंडन हुए। मारवाड़ ने 4 बार मेड़ता गढ़ को नेस्तनाबूद किया, पर मेड़ता कभी हारा नहीं। बहुत छोटा राज्य था मारवाड़ के सामने, पर मेड़ता कभी हारा नहीं। 22 में से 2 युद्ध अबैंडन हुए, हारा एक भी नहीं। तो राव दूधा जी ने प्रण दिया था मेवाड़ को कि कभी मेवाड़ को जरूरत पड़ेगी। मीराबाई सा के विवाह के समय झगड़ा हो गया था, एक बारात और आ गई थी अनइनवाइटेड, तो मेवाड़ की मदद से उन्हें गुजरात से आई थी वो बारात, तो उनको युद्ध हुआ और भगाया। फिर मेवाड़ मीराबाई सा का विवाह हुआ, तो वो सारा जगत जानता है उस इतिहास को। और वहां से जब दूधा जी का अंतिम समय आया तो उनको प्राण त्यागने में बड़ी समस्या आ रही थी, कि उनके मन में था कि मैंने एक प्रण दिया था मेवाड़ को, वो मेरे को कभी मौका नहीं आया, मैं वो प्रण को चुका नहीं सका। तो जयमल जी ने कहा कि आपका प्रण मैं भरता हूं, आप आराम से अपना अंतिम समय गुजारें, अपना प्राणों का त्याग करें, आपको कोई सोच विचार की जरूरत नहीं है। मेवाड़ को कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं काम आऊंगा। तो जब आप फिर एक मारवाड़ और मेड़ता के बीच में युद्ध हुआ, तो जबकि बीकानेर को सरेंडर भी कर चुके थे मेवाड़ और मेड़ता, कि भाई हम जोधपुर आपके झंडे के नीचे हैं, अब अलग है जो तो है, पर आपके झंडे के नीचे हैं, हम आपसे अलग नहीं है। पर राव मालदेव जी बड़े कठोर शासक थे, कह के नहीं, झंडा एक ही होना चाहिए, सिर्फ मारवाड़ ही रहेगा। ठीक है, उस समय यही था, व्हाट्सएप नहीं था, तो ऐसे ही क्या होते थे। तो अब दुखी होके युद्धों से भाई से लड़के वो दुखी थे जयमल जी, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली चलते हैं, वहां से कोई फैसला कराते हैं इसका। पर उन्हें पता पड़ा कि बादशाह ने तो मेवाड़ पे घेर लिया है। उनको याद आया कि अपन ने राव दूधा जी का प्रण भरा हुआ है, अपना समय है कि वहां जाना है अपने को, अपनी समस्या बाद में हल होती रहेगी। राव जयमल जी प्रताप सिंह सिसोदिया जो उस समय कुंवर पद पे थे, उनके गुरु भी थे, शस्त्र गुरु थे। उन्हें शस्त्र विद्या राव जयमल जी ने सिखाई थी। राव जयमल जी महाराणा प्रताप जो हुए फिर बाद में, वो उस युद्ध के समय कुंवर पद पे थे, तो उनको वो युद्ध
उनके शस्त्र कौशल जो था उनके पास में राव जयमल जी का दिया हुआ था। फिर राव जयमल जी मेवाड़ गए, बीच में उनको भीलों ने भी रोका। तो बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है कि अटैक बटैक, यहाँ या वहां, कि लड़ना कहाँ है, तो क्या कि ज्यादा बड़ी जो चीज है वो वहां है। तो भाइयों ने, जयमल जी के ने कहा कि भाई वहां लड़ेंगे अपन। तो उन्होंने सोना चांदी जो मांगा उनको भीलों को दे दिया। फिर भीलों के भी बात समझ में नहीं आई कि यार ये हैं तो सारे शूरवीर, इन्होंने इतने आसानी से कैसे दे दिया। जब वो फिर पीछे आए और उन्होंने कहा कि भाई आपने इतने आसानी से कैसे दे दिया, आप लड़े ही नहीं हमसे, और ये अटैक वटैक क्या चीज है। तब उन भीलों को फिर वो बात बताई गई, तो उन्होंने सारा लूट का सामान वापस दिया कि हम भी आपके साथ लड़ेंगे, कि हमारे देश पे दिक्कत आई है तो हम भी आपके साथ हैं। फिर जब चित्तौड़ पहुंचे राव जयमल जी, तो मेवाड़ ने उन्हें 1000 गांव बदनौर का राज दिया। तो आज की तारीख में जो मेड़तियों के पाटवी हैं वो बदनौर है, और वहां फिर युद्ध हुआ जो तो सब जानते ही हैं कि मुगल सेना, मान सिंह कमांडर थे, 60,000 की सेना लेके आए थे। अकबर स्वयं वहां मौजूद था, और 8,000 राजपूत, 8,000 अगेंस्ट 60,000, 48,000 सैनिक मारे गए, उसमें योद्धा मारे गए, 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल सेना के। अकबर के भी पांव कांप गए थे कि भाई अब नहीं होगा। उस समय फिर उन्होंने ये भी किया कि इस चित्तौड़गढ़ के किले का पहाड़ खोद दिया जाए। एक परात मिट्टी की कीमत 1 मोहर दी अकबर ने। 1 परात मिट्टी की मोहर, अच्छा, कीमत की इस पहाड़ को खोदा जाए। पर किला भी बहुत मजबूत था, और उसके जो रक्षक थे वो भी बहुत मजबूत थे। तो युद्ध के उस समय कमांडर रहे महाराणा उदय सिंह, और कुंवर प्रताप सिंह तो चले गए थे जंगलों में। युद्ध लड़ा गया राव जयमल जी के नेतृत्व में। उनके बहनोई थे राव फतेह सिंह, जिन्हें पत्ता के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। और जयमल जी के काका थे, वो भी उस वॉर के बहुत बड़े हीरो रहे, कल्ला जी राठौड़। आज भी जो सिसोदिया वंशजों के, गोहिल वंशजों का जो क्षेत्र है, मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उस क्षेत्र में आज लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं कल्ला जी। जगह जगह उनके, हाँ, हरियाणा में राव जयमल जी को भी बहुत गाया जाता है। एक गीत है जिसको सुनना बड़ा कठिन है, 1 घंटे लंबा है, राव जयमल जी की प्रशंसा में गीत है। दादा को हरियाणा के जो राजपूत हैं, हरियाणा के जितने भी राणा हैं, जितने भी राजपूत हैं, वे मतलब एक बोलते हैं कि एक लगाव, या बोलते हैं कि एक इंस्पिरेशन बोलते हैं, आप अपना प्यार बोलते हैं, लोक देवता, उनके लिए जयमल जी मेड़तिया बहुत बड़े हैं दादा को। उनका अपना एक लोक देवता की तरह मानते हैं। उनके ऊपर रागनी, हरियाणा के अंदर क्या होती है, रागनी होती है, तो दादा को ऐसे ही रागनी बना रखी है दादा को। बिल्कुल, मैंने खुद ने भी सुनी है दादा को। तो वहां फिर जो युद्ध हुआ वो जौहर, तीसरा जौहर दादा को, पर लोगों ने, जौहर को तो खूब मान्यता मिली, स्त्रियों का बलिदान है, मिलनी भी चाहिए, स्त्री हमारी कौम में पूजनीय है। तो पर कोई जौहर पूरा नहीं होता बिना साके के। अगर जौहर होता है तो साका जरूर होता है, और साके के समय जो युद्ध होता है उससे भीषण युद्ध नहीं होता, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही है कि दुश्मन को
अंतिम सांस तक काटना है, लड़ना नहीं है, काटना है दुश्मन को। और अपने बहुत मारकाट मची थी। अकबर ने उस समय के युद्ध नियमों की अवहेलना करी, जब जाके यह नौबत आई कि साका करना पड़ा। सूर्यास्त के बाद में युद्ध बंद हो जाता था। रात के समय जब राव जयमल जी किले की मरम्मत कराया करते थे, दिन में लड़ते थे और रात को युद्ध किले की मरम्मत होती थी। उस समय उसने अपनी एक लमछड़ टोपीदार से राव जयमल जी के ऊपर फायर किया। वो लालटेन लेके चलते थे, तो किसी ने बता दिया कि ये राव जयमल है। दादा हुकुम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ना कि ये दादा हुकुम, मैं खुद आई एम फ्रॉम राजस्थान, दादा हुकुम नहीं मेरा ठिकाना है, बट लोग जैसे जाते हैं उधर, तो उधर लोग तो क्या बोलते हैं, इच्छुक होके है ना, एगरनेस में अंदर ये चीजें देखते हैं कि रातों रात एक दीवार खड़ी हो जाती थी। यार मान ही नहीं सकते। दादा तुम जैसे इतिहास बताते हैं, आपको हमारे को पता है, बट जिन बंदों को नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता, उनको बताते हैं यार रातों रात एक दीवार खड़ी हो जाती थी युद्ध के समय। दादा तुम बहुत बड़ी बात होती है दादा तुम उस समय। तो जैसे तो ये इतिहास हमें बताना बहुत जरूरी है। दादा तुम हमें जीना प्रेजेंट में चाहिए, पर इतिहास भी ज्ञात होना चाहिए। दादा तुम तो अकबर को उसके बाद में उसकी ग्लानि भी बहुत हुई। उसने उस फिर बंदूक का नाम रखा संग्राम। बिल्कुल। और उसको दोबारा कभी काम में नहीं लिया। फिर तो अगली जब वो घायल हो गए राव जयमल जी, तो कह भाई अब अंदर रसद भी खत्म है, हमारा कमांडर भी घायल है, तो कि भाई अब जौहर और साके की तैयारी की जाए। तो साका जब होता है तो केसरिया धारण करते हैं और अमल पान का दस्तूर होता है। तो क्या अमल कहे कि अब वो समय के साथ में सब चीजें गलत हो गई, अब वो नशे की तरह काम में लेने लग गए। वो उस समय एक जोश दिलाने के लिए, दर्द भगाने के लिए काम में लिया जाता था, नशे के लिए काम में नहीं लिया जाता था। तो वो अमल इसलिए पिया जाता था। ब्लड सर्कुलेशन जो होता था तो उससे तेज हो जाता था। जोश उसी से आता है, जो है वो उसी से आती है। अनकॉन्शियस हो जाता था माइंड। क्या सर? अनकॉन्शियस हो जाता था माइंड की विजय वीरगति। अनकॉन्शियस नहीं होता। अनकॉन्शियस तो अब जब ज्यादा मात्रा में लेने लग गए, उसका उपयोग जब नशे के लिए करने लग गए तो होने लग गया। उस समय उसकी मात्रा ऐसी नहीं होती थी, मात्रा इतनी ही होती थी कि वो जोश दिलाए, होश न गंवाए। वो गलत उपयोग करने लगे हैं, तो उसके बाद से समस्या हो गई है। तो उसको उन्होंने फिर साके क्या किया, तो जयमल जी को बोल दिया कि आप तो घायल हो, आप रहने दो, हम लड़ते हैं। क्योंकि कि ऐसे कायर की मौत नहीं मर सकता कि मैं तो युद्ध में जाऊंगा ही जाऊंगा। तो कल्ला जी जो उनके काका थे, उन्होंने कहा कि भाई जयमल जी आप मेरे कंधे पे बैठो, मैं आपको बांधूंगा और फिर अपन युद्ध करेंगे। तो कल्ला जी ने घोड़े की रास, जो रेंज जिसको कहते हैं, रास तो पकड़ी अपने मुंह से और दोनों हाथ में तलवारें थी। राव जयमल जी उनके कंधों पे, उनके भी दोनों हाथ में तलवार थी। और जो मारकाट मची है कि अकबर ने एक बार ये सोच लिया था कि मैं ये युद्ध हार गया हूं। पूरे युद्ध में 60,000 में से 40,000 आदमी गंवा चुका था अकबर। चित्तौड़ में एक ही मेला भरता है राव जयमल जी और कल्ला जी का। गढ़ में जब चित्तौड़गढ़ के अंदर आप जाएंगे तो राइट साइड में भैरव पोल के पास में राव जयमल जी की और कल्ला जी की छतरियां आज भी कायम है, एक साथ, बिल्कुल पास पास में। वहीं वीरगति को प्राप्त हुए थे वो। फिर अकबर ने
तो हुआ जो हुआ, अकबर ने बहुत मारकाट मचाई लोगों के साथ में, आम सिविलियंस को, आम जनता के साथ में, वो एक अलग चीज है। राव जयमल जी और फत्ता जी के सम्मान में अकबर ने जितने, आप कई जगह देखा होगा कि किसी गढ़ के, रावले के महल के दरवाजे पे हाथी खड़े हैं और उनके ऊपर आदमी बैठा है। वो सूचक थे राव जयमल जी और फत्ता जी के, कि जिसके अगर रक्षक, जिस जगह के रक्षक राव जयमल और फत्ता जैसे लोग हों तो वो जगह हमेशा सुरक्षित रहेगी। इस मन से अकबर ने अपने हर एस्टेब्लिशमेंट में, हर महल पे ये करवाया था। औरंगजेब ने उन मूर्तियों को तुड़वाया, उसने वो मूर्तियां हटाई। वहां पे फॉरेन हिस्टोरियंस की किताबों में भी ये लिखा हुआ है, मेरे पास भी वो किताबें पढ़ी हैं, दाता हुकम का लाइब्रेरी कलेक्शन है, उसके अंदर उल्लेख है इस चीज का, एक किसी ब्रिटिश हिस्टोरियन का, जो उस समय वहां मौजूद था जब अकबर ने ये आदेश दिया और वो मूर्तियां हटाई गई। वो स्वयं वहां मौजूद था, वो हिस्टोरियन। तो राव जयमल जी को ब्राइब करने की भी बहुत कोशिश की। अकबर ने कहा कि तुम्हारे को मेड़ता सेटल करा देंगे, फिर कहा मेड़ता के साथ नागौर भी दे देंगे, फिर भी नहीं माने। तो फिर कहा कि मेवाड़ भी दे देंगे, चित्तौड़ भी दे देंगे। उस समय तो मेवाड़ चित्तौड़ ही होता था, बहुत बड़ी बात है, तो बड़ा था, पर चित्तौड़ कैपिटल होती थी उस समय। तो पर राव जयमल जी ने मना कर दिया। तो मेरे ख्याल से डीएनए की प्रॉब्लम है। कहते हैं ना कि मरण ने मेड़ दिया, राजकरण ने जोधा, जान बारात में उदा। तो कि मेड़तियों की तो फितरत है। थोड़ा राव जयमल जी को लायन ऑफ चित्तौड़ की उपाधि दी गई फॉरेन हिस्टोरियंस के द्वारा। तो राव जयमल जी का इतिहास उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना महाराणा प्रताप का इतिहास इम्पोर्टेंट है। दादा हुकुम, बिल्कुल। एंड दादा हुकुम, जैसे मतलब मैं फिलहाल एट प्रेजेंट रह रहा हूँ हरियाणा के अंदर, जो सब कुछ मेरा है राजस्थान के अंदर, बट हरियाणा में कुछ रह रहा हूँ। तो दादा हुकुम, मैंने वो क्या बोलते हैं हरियाणा के अंदर वो गीत सुना है, वो रागनी सुनी है, जो राव जयमल जी मेड़ता के ऊपर बनी है। तो उसमें दादा हुकुम क्या है कि उसमें बोलते हैं कि जब अकबर ऑफर करता है कि जयमल जी को कि बोलते हैं कि अपने ही लैंग्वेज में कि जयमल आप छोड़ो, आपको मेरठ और मेवाड़ देते हैं, बट हरियाणा के अंदर, मतलब हरियाणा के अंदर जो लैंग्वेज है तो उसके अंदर बोलते हैं कि अकबर मैं नहीं छोड़ सकता। तो वो अपने वे में, किस वे में बोलते हैं कि हे अकबर, हम क्षत्रिय जात के ठाकुर ना समझे रहे इंसान तने, तने हिजड़े जात के गीत सुने हैं, ना देखे रहे बलिदान तने, ना देखे रहे बलिदान तने। तो दादुकुम ये चीजें सुनते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से या रेडियो से सुनते हैं दादुकुम, तो ये चीजें ना गूज़बम्प्स देती हैं दादुकुम। तो ये चीजें अच्छी लगती हैं कि दादुकुम एक दोहा है कि जब अकबर ने उनको ब्राइब करने की कोशिश करी कि भाई मैं तुम्हारे को नागौर दे दूंगा, मेड़ता दे दूंगा, तो टोडरमल मध्यस्थ थे। टोडरमल ने अप्रोच किया था राव जयमल जी को, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो ये भी अकबर ने कहा कि भाई यहाँ तुम्हारा क्या लेना देना है, ये मेवाड़ चित्तौड़ जो है तुम्हारा क्या है लेना देना, क्यों तुम इसके लिए मरकटने के लिए तैयार हो रखे हो। तो कहा कि है गढ़ मारो मैं धनी, असुर फिर के मान। अकबर को असुर के संज्ञा दी। पूछा जे चित्रकोटरी, दीदी मोही दीवान। एकलिंग जी का दीवान ही कहा जाता है मेवाड़ के शासकों।
दादा को है ना, कि चित्रकूट, चित्तौड़ का पुराना नाम चित्रकूट है। कोटा। तो क्या चित्रकूट की चाबियां तो मेरे को स्वयं दीवान ने दी है, मैं इसका मालिक हूं आज। जयमल लिखे जवाब यूं सुनिए अकबर शाह, आण फिर गढ़ ऊपरा पड़ियो धड़ पातशाह। कि गढ़ पे आएगा कि तो धड़ से जाएगा। दादा को तो ये जो बलिदान देने के लिए किस जो मेन कारण था, वो तो सिर्फ एक अपने दादा जो थे उनके, राव दूधा जी, उनको दिया गया वचन था। एक वचन के लिए इतना बलिदान, इस हिस्ट्री को मिटाने की बहुत कोशिश की गई है। दादा को इस हिस्ट्री को मिटाने की बहुत कोशिश की गई है, कहीं उल्लेख नहीं है इन चीजों का। तो जब फिर कि एक नागौर मेड़ता रहे, भूख न मेटो, भूख न मेटे मेड़तो, न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी, मेटे मर्या चित्तौड़। कि नागौर और मेड़ता से भूख नहीं मिटेगी, ये राजपूत की भूख है, ये तो बलिदान से ही मिटती है। डेरे टोडर जाए न कर लो रणरी पान, जयमलगढ़ में जीव तो अकबर फिरे न आन। टोडरमल ने जाके जब ये दिया था प्रलोभन अकबर की तरफ से, तो कि भाई अकबर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ना कोई समझौता होगा, युद्ध ही होगा, एकमात्र यही है। और युद्ध की क्षति राजपूतों ने तो भुगती, जो भुगती अकबर ने भी कम नहीं भुगती। 60,000 में से 40,000 मार दिए सिर्फ 8,000 आदमियों ने। 2 दिन और युद्ध चल जाता तो इतिहास बदल जाता, फिर ये इतिहास तोड़े मरोड़े नहीं जाते। तो जो वो मूर्तियां लगाई अकबर, उसके लिए भी एक दुआ है, जयमल बढ़ता जीवणों पत्तो बाएं पास, हिंदू चढ़िया हाथियां चढ़ियो जस आकाश। कि उस बलिदान का ये देखिए कि उसका एहसास तो अकबर को भी हुआ कि क्या चीज है ये राजपूत। अभी हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को किस तरीके से आज के जमाने में डालते हुए इतिहास को भी याद रखा जाए और आज के जमाने में भी छाप छोड़ी जाए। तो कम नहीं है छाप छोड़ने वाले। एंड दादा हुकुम हमारे में एक कोटगिरी के कुंवर हैं, श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, कुंवर आशीष पाल सिंह ऊटगिरी। आपको पता है, आपसे भी काफी वार्तालाप हुई है आशीष बना के बारे में दादा हुकुम। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं आशीष बना का, मतलब मैं बहुत मानता हूँ हमारे बड़े भाई की तरह। आशीष बना एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हमें अपनी जो रूट है, जड़ें, वे कभी नहीं छोड़नी चाहिए, परंतु हमें मॉडर्निटी के अंदर भी जीना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, और हमें मॉडर्निटी के अंदर भी जीना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए। मैं पॉलिटिशियंस को ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, पर जब पद्मावत फिल्म वाला जब प्रकरण हुआ था तो कुमार विश्वास ने एक वीडियो जारी किया था अपना। उसमें एक बात उनकी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इतिहास इन फिल्मों से नहीं बदलता, बिल्कुल नहीं बदलेगा, पर वो तब नहीं बदलेगा कि जब आप अपना इतिहास उनको बताएंगे। आज कितने लोग हैं जो अपनी 3 पीढ़ी, तो शायद कुछ को आज भी पता होगी, पर 5वीं पीढ़ी का नाम बताते। आज मेरे को थोड़ा दुख भी होता है, बहुत सारे बना लोग हैं जो जय राजपूताना करते हैं, मान सकते हैं यूथ, पर उसके लिए बोलने से नहीं होगा, आपको कर्मों से करना पड़ेगा।
अपने आप होगा। आप पुराने जो हमारे पूर्वज थे, जिनके आज हम उनके कर्मों की हम आज भी खा रहे हैं और आगे भी खाएंगे। कितना भी विरोध कर लें राजपूत जाति का, कितना भी कुछ भी कह लें, मैं तो राजस्थान में रहता हूं। राजस्थान में हमारे गढ़ किले हटा दो, हमारे पूर्वजों की कहानियां हटा दो, क्या सामान बाकी बचता है? क्या अर्थव्यवस्था रह जाएगी? टूरिस्ट नहीं आएगा राजस्थान में तो क्या बाकी बच जाएगा? दादा राजस्थान को में जितने व्यवसाय हैं कहीं ना कहीं टूरिज्म से ही जुड़े हुए हैं। दादा को जयपुर में वर्ल्ड ट्रेड पार्क बनाया, हर शहर में वैसी बिल्डिंग है, कोई उसको देखने नहीं आता। सब कुछ देख लेता है, उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड पार्क देख ले या कोई दूसरी नई बिल्डिंग देख ले, उसको देखने कोई नहीं आता है। दादा को जो देखने और सुनने आते हैं, तो हमारी भी कुछ कमी रही होगी, दादा को हमारे आचरण में भी कुछ कमी रही होगी, हमें उसको सही करना चाहिए और हमारे बड़कों का नाम हमें आगे बढ़ाना है। हमें लोगों के हमारे काम से हमारे को उनके मुंह बंद करने। बिल्कुल दादा को तो मेरा गांव भगवानपुरा है। अगर मेरा इतिहास हमारी गांव देखा जाए तो हम मेड़ता के बाद में जो अगली चीज कायम करी, राजा रघुनाथ सिंह जी ने मारोट कायम किया। राजा रघुनाथ सिंह जी के पौत्र थे ठाकुर जालिम सिंह, उन्होंने कुचामन कायम किया। कुचामन को जागीरदारों का सिरमौर कहा जाता है, कुचामन गढ़ को। आज भी गाड़ी से ऊपर से नीचे उतरने में 4.5 मिनट लगते हैं। आज वो अब राठौड़ों के पास में नहीं है, होटल पे चला गया है लीज में, पर उसका जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उतना ही जबरदस्त है जितना जयगढ़ का माना जाता है। मेघराज सिंह जी उसको भी रिस्टोर कर रहे हैं, देखने को मिलेगा जब वो चालू हो जाएगा। और कुचामन का तो इतिहास ये है कि उस समय जब कायम हुआ था, जब ठाकुर की पदवी थी, बाद में राजा की पदवी लगी आई। शिवनाथ सिंह जी को पहला राजा का औहदा मिला। शिवनाथ सिंह जी खुद कुचामन की खुद की मिंटिंग थी, अपना सिक्का खुद ढालते थे, खुद की फाउंड्री थी। आज भी वहां के सिकलीगर बड़े प्रसिद्ध हैं। जयपुर के सिकलीगरों से अगर कोई काम ताबे नहीं आता तो वो हथियार कुचामन भेजे जाते हैं उनको सही करने के। फिर राव शिवनाथ सिंह जी के काका थे राव अमानी सिंह जी। राजा से शिवनाथ सिंह जी के काका थे अमानी सिंह जी। अमानी सिंह जी को दोबारा जागीर हुआ भगवानपुरा। पहले जागीर हुआ था ठाकुर जालिम सिंह जी को, जिन्होंने भगवानपुरा छोड़ के कुचामन कायम किया। तो क्या कि मेरे लिए ये छोटा है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। तो उन्होंने कुचामन कायम किया। फिर राव अमानी सिंह जी को जागीर हुआ। राव अमानी सिंह जी भी कुचामन आए नहीं, उन्होंने अपने जीते जी ही अपने पुत्रों को यहाँ भेज दिया भगवानपुरा। और भारत में के इतिहास में आज भी भगवानपुरा का योगदान ऐसा है, 6 पीढ़ी भारतीय फौज में, 6 पीढ़ी। आज की तारीख में 2 मेजर जनरल सर्विंग है, टोटल 3 मेजर जनरल है। मेरे फादर ठाकुर साहब हिम्मत सिंह जी खुद रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर है। मेरे दादो साहब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शांत हुए। दादी साहब ने किस तरह से पाला। तो अगर आज भी ओलंपियन है, इंडियन ओलंपिक टीम के कैप्टन रहे हनुमान सिंह जी, इंडियन बास्केटबॉल टीम के कैप्टन अर्जुन अवार्डी हैं। अभी कुछ समय पहले तक चौपासनी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे।
तो अगर काम किया जाए तो आज भी कोई कमी नहीं है। दादा हुकुम एक और चीज है दादा हुकुम, अपने एक नरपत राठौड़ हैं, उन्होंने मैसेज करा है कि आई एम रघुनाथ सिंह मेरठिया फ्रॉम लिचाना, टेल समथिंग अबाउट गोदावटी। दादा हुकुम गोडावट, गौड़वाटी है। गोदावटी दादा हुकुम। तो राजा रघुनाथ सिंह जी ने मारोट कायम किया। दादा हुकुम। तो मीठड़ी के छोटभाई थे। दादा हुकुम। तो आपने पुराने इतिहास में छोटभाइयों का क्या स्टेटस रह जाता है कि जिसके हाथों में जोर है उसने तो बहुत कुछ किया। राजा रघुनाथ सिंह जी भी छोटभाई थे, ठाकुर जालिम सिंह जी भी छोटभाई थे, पर उन्होंने जो कायम किया आज दुनिया देख रही है कि मारोट कायम किया, मारोट के बाद में कुचामन कायम किया। तो राजा रघुनाथ सिंह जी ने गौड़ राजपूतों का राज्य होता था, करीबन 256 गांव थे। 256 दादा हुकुम। 256 गांव थे और इंडिपेंडेंट स्टेट थी एक। दादा हुकुम। और अर्जुन गौड़ और राव अमर सिंह नागौर वाले प्रकरण के बाद में थोड़ी सी विवाद रहता था राठौड़ों और गौड़ों के बीच में। दादा हुकुम। फिर किस्सा है कि वे राजा रघुनाथ सिंह जी उस समय तो सिपाही के टाइप में थे, मनमौजी आदमी थे और बहुत मजबूत आदमी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 52 तोला अपनी हड्डियां गंगा जी भेजी। मान सिंह जोधपुर, मान सिंह जयपुर के समकक्ष योद्धा थे, कम योद्धा नहीं थे। दादा हुकुम। उनका कहा जाता है कि 24 उंगल का पहुंच था। जो रिस्ट है, जो कलाई है, उसको पहुंच कहते हैं। 24 उंगल की पहुंच थी उनकी। तो उन्होंने 256 गांव युद्ध लड़े दादा हुकुम। और 256 गांव लिए औरंगजेब के समय। शुरू में उनको मनसबदारी दी गई, फिर उसके बाद में मारोट राज्य हुआ। दादा हुकुम। तो वो कहलाता क्षेत्र आज भी गौड़वाटी है, दादा हुकुम। पर वो गौड़ राजपूत आज भी रहते हैं कुछ गांवों में। भगवानपुरा में भी हैं, अजमेर में कुछ परिवार रह रहे हैं उसमें से काफी समय से, जोधपुर में कुछ परिवार हैं, भगवानपुरा में भी 1-2 परिवार रहते हैं। जो दूसरे परिवार जो जोधपुर अजमेर रहते हैं उनका भी आना जाना है। आज भी हमारा मेल मिलाप है। जयपुर भी रहते हैं। दादा हुकुम। और एक आखिरी एंड महत्वपूर्ण प्रश्न दादा हुकुम की है ना, कि एक बोल सकते हैं युवा या यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिस हिसाब से इतिहास को अपने सब लोगों तक बताया जा रहा है, छोटे से ले बड़े वर्ग तक, और हर व्यक्ति को जहां तक अपने इतिहास बिचो रहे हैं, तो ऐसे यूथ जो अपने क्या बोलते हैं अपने निजी कार्य को छोड़कर, या एक बोलते हैं कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ कर करके अपने इतिहास को प्रचारित कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक से, ग्राउंड लेवल से व्हाट्सएप तक, मतलब कुछ भी अपने यूथ के लिए कार्य करें, कम्युनिटी के लिए कार्य करें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे दादा? मैं तो उनको नमन ही करता हूँ, इतना समय निकालते हैं, इतनी भागदौड़ करते हैं, और ये भी कम बात नहीं है। इसका अपना योगदान है। आने वाले वक्त में इसका मैं तो पता पड़ेगा लोगों को कि ये ऐसे ही नहीं है, बस कंस्ट्रक्टिव रहे, साथ में इतिहास जरूर बताया जाए, झूठा इतिहास नहीं बताएं। बहुत लोग हैं कि ठिकाने भी वाले भी अपने आप को रॉयल फैमिली घोषित करने में लगे रहते हैं, है ना। झूठे तो भाई राजस्थान में तो 19 स्टेटें थी प्लस 2 चीफशिप थी,
देखो। तो 21 ही रॉयल फैमिली थी। 21 के अलावा बाद में 22वां कोई रॉयल फैमिली नहीं थी जब प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर हुआ। देखो। तो ये जिम्मेदारी भी जो इतिहास बताते हैं उनके ऊपर है। देखो। तो जैसे मैं भी हूं, मैं भी कोई रॉयल फैमिली से नहीं हूं, मैं भी राजपूत हूं। ठिकानों में, जागीरदारों में अव्वल, दोयम, खास चौकी, आम राजपूत, ये 4 तरीके का राजपूत है। पर रॉयल फैमिली तो 21 ही है। और अगर मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं रॉयल फैमिली से हूं, तो मैं हमारी रॉयल फैमिलीज जो हैं उन्हीं को डिग्रेड कर रहा हूं। देखो। हमारी शान तो हमारे सिरायत ही हैं। हम अपने सिरायत के बराबर लग जाएंगे तो फिर उनकी देखो। शान क्या रह जाएगी कि ऐसी रॉयल फैमिली होती है क्या जो सड़क पे घूमती है। बिल्कुल। देखो। तो थोड़ा सा आप लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है आप लोगों का। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये थोड़ा सा मेरा आप लोगों से अनुरोध भी है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे करेक्ट करें। थोड़ा बुरा मानेंगे, कोई बात। परंतु धीरे धीरे सब क्या बोलते कि लोगों के समझ में आने लगा कि हाँ, ये चीजें ठीक है, आने वाले समय में ये लोगों के लिए ठीक रहेंगी, और इसे बोल सकते हैं कि इतिहास में चोरी नहीं होगा। दादा तुम अब कमेंट कर देते हैं ऑन। अगर कुछ हमारे आपके अपने कोई राजपूत भाई कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछ लेंगे दादा तुम उससे। थोड़ा बिल्कुल। कुछ भी दादा तुम अब कर देते हैं भाई। अपने कोई भी बना लोग हैं, अपने कोई भी भाई बंधु हैं, कोई भी अन्य छत्तीस बरादरियों के जो भी प्रश्न पूछना चाहेंगे प्लीज पूछ लें दादा को, हम भी हमारे साथ लाइव हैं। दादा तुम ये बहुत सही पॉइंट बोला मैं आपने एक और जिससे। चीज अर्ज करना दादा चाहूंगा दादा कि राजपूत कभी भी अकेला नहीं चला। दादा 36 कौम को साथ रखा। दादा बीच में कुछ समय आया, लोगों ने जरूर गलत सलत किस्से कहानियां सुना के एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश करी, पर ऐसा नहीं था। राजपूत हमेशा हर कौम के साथ में जुड़ा हुआ रहा है और आज भी हमारे को वही जरूरत है, 36 कौम को साथ लेके चलने। और एक बोलो और चीज बताता हूँ, बहुत गर्व की बात है, दादा। राजपूत ही ये कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दादोकुम क्या बोलता है कि हुम बैंस वंस के बारे में दादोकुम की क्या होता है कि ये ना जो बॉलीवुड वगैरह है, बॉलीवुड बोल सकते हैं हम कि ये जो पिक्चर आई हैं उनके अंदर दिखाया जाएगा कि जो राजपूत है, जो ठाकुर हैं, वे क्या बोलते हैं कि गांव को लूटते हैं या फिर कुछ गलत व्यवहार रखते हैं, गांव के गरीब लोगों को मारते हैं, जैसे बोलते हैं कि ठाकुर और ये चीजें हैं। तो हमने दादोकुम कभी ये इसका विरोध ही चीज नहीं किया। दादोकुम हमने इस चीज का कभी विरोध ही नहीं किया। दादोकुम जो संजय लीला बंसाली के थप्पड़ अब पड़ा था, जब पहले किसी को ठाकुर दुर्जन सिंह बता के उसको लुटेरा बताने की कोशिश करी थी, थप्पड़ उसी समय पड़ जाता तो सही हो जाता सबका। नहीं होता दादोकुम हमने इस चीज का कभी विरोध ही नहीं किया। दादोकुम दूसरा, लोगों ने कहानियां सुनाई, हमने उसका भी विरोध नहीं किया। आपको कोई कहता है कि ऐसा लूटा गांव को, ये किया वो किया, कि कुछ किया होगा, आप तो ये बताओ कि आपके गांव में कुछ हुआ, आपके पूर्वज के साथ किसी के साथ कुछ किया, उसका बताओ हमारे को। आपको एक आदमी नहीं मिलेगा ये कहने वाला कि राजपूतों ने हमें लूटा। दादा हुकुम एक छोटी सी बात बोलता हूँ मैं कि ना अगर मैं जिस ठिकाने का हूँ मैं उस ठिकाने का कुंवर हूँ दादा हुकुम। और दादा हुकुम क्या बोलते हैं कि अब मैं उस ठिकाने का ठाकुर हूँ, मैं उस ठिकाने का कुंवर हूँ दादा साहब हुकुम, हमारे कुंवर वगैरह की उसमें दादा हुकुम क्या है कि
नहीं, जैसे कि अब मैं हूँ, मैं अपने इतिहास को बताता हूँ लोगों को। आप जैसे अपने से बड़े लोगों को, जिनको ज्ञान है, जिनको इतिहास के बारे में अच्छी नॉलेज है, आप खुद वंशज हैं, उन लोगों को मैं जोड़ता हूँ। उन लोगों के द्वारा मैं अपने लोगों के इतिहास बताता हूँ दादा को। तो मुझे लोग जातिवादिता बोलते हैं। बात ये है दादा को, मैं किसी अन्य 35 जातियों को, 36 में से 35 जातियों को डिमोटिवेट नहीं करता, ना मैं उनको कुछ गलत बोलता। वे खुद मेरे भाई हैं। ना ही मेरे खुद राजपूत भाई बोलेंगे कि बना आप गलत कर रहे हो उनके लिए, क्योंकि मैं उनके लिए गलत नहीं करता। अगर मैं गलत करता हूँ, वे खुद 35 मेरे 35 ब्रदर राजपूत भाई बोलेंगे कि बना आप गलत कर रहे हो उनके लिए। खुद नहीं गलत कर रहा, परंतु उनकी यही सोच हो चुकी है कि जातिवादिता क्या चीज है, कि केवल अपना इतिहास बताना जातिवादिता नहीं है। अपना इतिहास बता के दूसरों को नीचा दिखाना वो जातिवादिता है। पर दादा को बॉलीवुड ने इतना ही इनका दिमाग खराब कर दिया, ये सोच समझ नहीं पाता दादा तो हम हमारे कर्मों से उसको सही कर सकते हैं। को। दादा को हम अपने कर्मों से उसको सही कर सकते हैं, हम अपने व्यवहार से उसे बदल सकते हैं। दादा को कोई कहता है कि भाई आप राजपूत ने ये गलत किया, तो कि साहब आप तो प्रमाण बताइए, आपके साथ, आपके पूर्वज के साथ, किसी के साथ कुछ गलत किया है क्या, किसी राज